एक मिनट वेट करना ना, मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ कैमरा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आवाज तो आ रही है ना? Okay, I think now it is visible. चलिए, तो पहले तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, एक बार उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने, चीजें बनी होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए थे आपको, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए थे लास्ट क्लास में। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले बताना था कि कौन कौन है जो CO2 रिलीज करेगा। तो वो सभी लोग जिनकी पीके 6.4 से कम है, जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हैं, वो सभी रिलीज करेंगे। तो पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो करेगा ही करेगा। दूसरा सल्फोनिक एसिड था, CH3SO3H, बिल्कुल करेगा। फिर फिनॉल था, फिनॉल तो नहीं करेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, फिनॉल नहीं करेगा। फिर आ जाइए, ये NH2 बैठा हुआ है, बकवास है। NH2 कहां से करने लगा यार? O पर माइनस आ रहा है तो वो नहीं कर पा रहा। तो एनिलिन ये तो बेस होता है, अच्छा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत खराब होगी, ठीक है, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा होगा। फिर आ जाओ इधर, तो ये sp कार्बन वाला केस 25-25 के आसपास होता है, ये भी नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। फिर ये एक स्पेशल एसिड है, स्क्वेरिक एसिड, ये है स्क्वेरिक एसिड, बढ़िया एसिड माना जाता है। इसका Ka1 Ka2 दोनों ही बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब 1 से लेके 3 के रेंज में होता है। एग्जैक्ट नंबर्स भी बता सकता हूं आपको मैं, समझ गए बात? बहुत ही प्यारा एसिड है, दिस इज स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। आप देख सकते हो क्यों प्यारा एसिड है, ये समझ पा रहे होगे। देखो बात को समझो, अगर आप बोलोगे सर हमको तो ये पता ही नहीं था, तो कैसे बनेगा? अबे दिख तो रहा है बहुत इजीली। क्या दिख रहा है कि देखो, ये जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो माइनस कौन से एटम पे होता है? माइनस कौन से एटम पे होता है? ऑक्सीजन पे होता है। और दूसरा माइनस वही रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाता है। यहां पे देखो आप, ये माइनस पर है और रेजोनेंस करके कहां जा रहा है? दूसरे माइनस पे ही जा रहा है, रेजोनेंस करके माइनस पे ही जा रहा है। सर आपने पैरा नाइट्रोफिनॉल स्किप कर दिया। अबे लाइन से चल रहा हूं, अभी कहां स्किप कर दिया? लाइन से चल रहा हूं ना यार, इसके बाद है वो 2 नाइट्रो लगे हुए, लाइन से चल रहा हूं ना यार, इसके बाद है PDF में, तो मैं देख पा रहा हूं। तो यहां पे भी देखो, ये इधर माइनस में जा रहा है, ये इधर भी माइनस में जा रहा है। अब सवाल आता है, क्या सर ये एरोमेटिक है? क्या इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं? बोल सकते हो, क्यों नहीं। क्वासी एरोमेटिक टाइप से देखो, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, माइनस प्लस प्लस, ऐसा सोच सकते हो ना, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो देखो ये सिस्टम एरोमेटिक भी बन रहा है, बोल सकते हैं। ये बहुत प्यारा एसिड है, स्क्वेरिक एसिड। देन अगला जो केस है वो है, 2 नाइट्रो लगे हुए हैं,
2 नाइट्रो लगे हुए हैं, OH, 2 नाइट्रो लगेंगे, पीके घट जाता है, 3 वीन के आसपास आ जाता है। क्या ये शो करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर अगला है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत क्लोज वैल्यू रखता है थियोरेटिकली। अगर आप देखो इसकी पीके मैंने आपको बताई होगी, थियोरेटिकली देखो तो काफी क्लोज वैल्यू रखता है। क्या थी इसकी पीके? एग्जैक्ट नंबर क्या था वो? इसकी पीके एग्जैक्ट हमने देखी थी 7.14, यही था। इसकी पीके है देखो 7.14, तो इट इज वेरी क्लोज, बट स्टिल अगर हमें बताना है तो ये कार्बोनिक एसिड जितना अच्छा तो नहीं हो पाया। इट इज वेरी क्लोज बट स्टिल नॉट क्लोज इनफ, उतना भी पास नहीं है, तो ये भी नहीं दे रहा होता है। आप ऑर्थो पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, दोनों पे ही लगाओ, अगर सिंगल सब्स्टिट्यूटेड तो दोनों केस में नहीं आता प्रोडक्ट, CO2 नहीं निकलता, ठीक है, CO2 नहीं निकलता। उसके बाद पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड तो देगा ही देगा यार, पिक्रिक एसिड से तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल आएगा। देन अगला कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप OCH3 लगा दो या कुछ भी लगा दो, 6 को एक्सीड नहीं करेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। OCH3 आप लगा दो, ये फिर भी आप CO2 देंगे। फिर उसके बाद लगा हुआ है ये OH और CN। आप यहां भी अगर आइडिया लगाओ, यहाँ OH है, यहाँ CN है, आप यहाँ आइडिया लगाओ तो क्या समझ में आ रहा? यहाँ OH है, यहाँ CN है, क्या समझ में आ रहा? तो यहां ये समझ में आता है कि फिनॉल्स वैसे भी बहुत अच्छे एसिड्स होते नहीं है, CN लगा दोगे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, बट 6 से बेहतर थोड़े न हो जाएगा। नाइट्रो लगाए थे तब नहीं हो पाया, तो CN लगाने से कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल ये भी नहीं देगा आपको। तो आप काउंट कर लीजिएगा कौन कौन से आए, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। Identify the compounds which can react with NaNH2 to give ammonia। यहाँ क्या है? मतलब एक एसिडिक H होना चाहिए, रिएक्ट कर रहा है NH2 माइनस के साथ, और ये NH3 दे रहा होगा। तो भाई ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड यू कैन सी कि ये जो NH3 है, ये जो NH3 है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और ये कॉन्जुगेट एसिड देख लो कितना ही वीक बैठा हुआ है, दिख रहा है कितना ही वीक कॉन्जुगेट एसिड है ये, pKa of 36। तो वो सभी लोग जिनका pKa लेस देन 36 होगा, जिनका pKa लेस देन 36 होगा, वो NH2 माइनस के साथ अमोनिया दे देंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। जिनका pKa लेस देन 36 होगा वो NH2 माइनस के साथ अमोनिया दे देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल है एक प्योर हाइड्रोकार्बन। देखो NH2 माइनस सबसे H को निकाल सकता है, बट ऐसे पक्के कार्बन एटम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो इससे भी बुरा एसिड होता है, पता है ना, तो इसमें अमोनिया नहीं निकलता। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है बेशर्मों की तरह SO3H, धूम धड़ाके से होगा ये रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाईली एसिडिक H एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, हो जाएगा ये रिएक्शन। फिनॉल भी काफी हद तक एलिजिबल है फॉर प्रोवाइडिंग NH3 gas. Then there is alcohol, this is not phenol. These two have high pKa difference. This has a pKa value of roughly 16, this has a pKa value of roughly 16। तो ये तो बढ़िया एसिड होगा NH3 के कंपैरिजन में, ये बिल्कुल अमोनिया दे देगा, कोई भी अल्कोहल हो अमोनिया दे देता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये दूसरा केस आया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये नहीं देने वाला, ये sp2 कार्बन इज स्टिल लेस एसिडिक देन अमोनिया। आई हैव टोल्ड यू पीके वैल्यू 40-42 के आसपास होती है, ठीक है, तो ये नहीं देने वाला, कोई चार्म नहीं नजर आ रहा उसमें मुझे। देन आप आ जाइए CH4, बिल्कुल नहीं देगा, ये 50 होती है पीके। पानी, बिल्कुल पानी तो बिल्कुल देगा, पानी हैज अ पीके ऑफ 15.7। देन कम्स नॉर्मल इथेनॉल, बिल्कुल दे देगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, इथेनॉल बिल्कुल दे देगा। देन देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो इफेक्ट से बेंजोइक एसिड से भी अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बिल्कुल दे देगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बताओ क्या होगा, लास्ट वाला बताओ क्या होगा, यस या नो। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है यहाँ पे कि सर वो तो अच्छा है, वो तो एलाइलिक है, बताओ क्या लगता है आपको लास्ट वाले में, लास्ट केस, लास्ट केस क्या लग रहा है, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। 43 के आसपास होता है इसका भी पीके, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस है तो क्या हुआ, है तो कार्बन पे, कार्बन का माइनस रेजोनेंस करता है, आप कभी नहीं पाओगे इसको एसिडिक नहीं बोलना, कभी भी ना इसको एसिडिक बोलना ना तो इसको एसिडिक बोलना, ठीक है, ये सब एसिडिक नहीं होता, अपने ख्याली पुलाव मत पकाना कि माइनस रेजोनेंस कर रहा है, कार्बन का माइनस बुरा है, बुरा है, ठीक है, sp कार्बन का है कहीं बात अलग है, बाकी ये सब कार्बन का माइनस आप बोलोगे बेंजाइलिक पोजीशन का माइनस है सर, अच्छा रेजोनेंस होगा, अच्छा होगा बट इतना भी अच्छा नहीं होगा कि अमोनिया से बेहतर एसिड हो जाए, तो ये टॉलविन हो जाए, फिर ये सब कंपाउंड्स कभी नहीं देते, ठीक है, कभी नहीं देते, ये भी कभी नहीं देते। ग्रेटर देन 40 होता है इसका पीके, इसका भी पीके का रेंज 40 के ऊपर होता है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक ठाक तक ठीक ठाक खत्म हो गया हमारा। आज पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, अब आज पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छे से पढ़ेंगे। सर एक केस छूट गया, कौन सा, CH2 CH2 CH4 H2O एल्कोहल, अच्छा वो sp कार्बन वाला छूट गया क्या, अच्छा sp कार्बन वाला छूट गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला छूट गया, बिल्कुल देगा ये pK 25, बिल्कुल ये देगा, ओके, यहां से आएगा। चलिए राइट डाउन द टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ, और इसमें हम जनरली पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस बेसिस को, बेसिक स्ट्रेंथ। वैसे बेस तो कोई भी हो सकता है यार, बेस तो वाटर भी हो सकता है ना, बेस तो OH माइनस भी हो सकता है, बेस तो कोई भी हो सकता है, वो हमने पीछे देख लिया है, बेस तो OH माइनस भी हो सकता है, बेस तो CH3 माइनस भी हो सकता है, बेस NH2 माइनस भी हो सकता है, इवन वाटर का मॉलिक्यूल भी बेस है। अगर आपका एसिड H3O प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट बेस H2O है ना, तो ये भी बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी एक बेसिक स्ट्रेंथ हम असाइन करेंगे कि अच्छा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी है तो सब कुछ बेस बोल सकते हो, कहीं ना कहीं किसी एंगल से कोई ना कोई बेस हो सकता है, लेकिन अभी जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको आप अमीन्स बोलते हैं, अमीन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज बेसिस होते हैं वो होते हैं अमीन्स। सो मोस्टली वी विल कवर bases containing nitrogen atom, containing nitrogen atom। तो अगेन जैसे अमोनिया, अमोनिया हो गया,
ठीक है, ये सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे है, ये जो अमोनिया होता है, अमीन्स होते हैं, अमीन्स, ये कौन से बेस है? आर लुईस बेसिस, they are Lewis bases. That means they are electron donors. That means they are electron donors. They are electron donors. So their pKb can be defined as follows. Their Kb can be defined as follows. कैसे डिफाइन हो रहा है इसका Kb? ये देखो ऐसा, सपोज करो कोई तुम्हारा अमीन है ये, and it reacts with water. It reacts with water. It will take up the H plus ions from water. It will take up the H plus ions from the water, forming RNH3 plus and OH minus, forming RNH3 plus and OH minus. ये formation होगा. तो in this way they are generating OH minus ions from the pure aqueous water. इसमें से ये OH माइनस आयंस निकाल फेंक रहे हैं, और इस वजह से हम कहेंगे, इस वजह से हम कहेंगे कि ये बेस है, लुईस बेस है। इसका केबी डिफाइन करेंगे, केबी 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 डिफाइन करेंगे, केबी विल बी RNH3 प्लस into OH minus upon RNH2। ये तो वही बेसिक बात है, जैसे K था वैसे ये है। फटाफट लिख लीजिए इसको, फटाफट इसे लिख लीजिए आप, जैसे K था वैसा ही ये है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ध्यान से, ध्यान से। ये ऐसा हुआ। now the thing is फिर से वही बात होगी, हायर Kb वैल्यू बेटर दी बेस, एंड Pkb डिफाइन करेंगे माइनस लॉग ऑफ Kb। तो जितना बड़ा Pkb वैल्यू उतना बुरा बेस। क्लियर है ये बात? हायर Pkb पुअरर द बेस। सेम वही कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं बाजू में, हायर Pkb वीकर द बेस। ये सब सभी बच्चों को क्लियर है ये बातें? आगे बढ़े, फिर वही बात करेंगे अभी की थ्योरेटिकली कैसे बताएं, थ्योरेटिकली कैसे बताएं। मैं बढ़िया हूं बेटा, तुम कैसे हो यार? ठीक चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? चलो इसको नोट करो पहले जल्दी। चलिए आगे, अब आ जाइए मेन पोर्शन पे, आ जाइए मेन पोर्शन पे कि थ्योरेटिकली कैसे बताएं, थ्योरेटिकली कैसे बताएं। ठीक है, थ्योरेटिकली कैसे बताएं। सो theoretical way to predict basic strength, बेसिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करने का थ्योरेटिकल तरीका क्या है? थ्योरेटिकल तरीका क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है। इसको बहुत मजेदार अंदाज में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर पहले से बेसिक स्ट्रेंथ कहीं पढ़े हुए हो तो उसको पहले दिमाग से थोड़ा निकालो, और एकदम जीरो से जो बता रहा हूं वो सुनो, वैसे ही सोचना, तो कहीं भी फंसोगे नहीं और आराम से कर पाओगे। 50 तो रूल नहीं बताने वाला मैं, सिंपल सी बातें करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो बेटा क्या करना होता है, जैसे आप नॉर्मली देख पा रहे हो NH2 पानी के साथ आया और पानी के साथ RNH3 प्लस बना प्लस OH माइनस। अब आप एक तो छोटा सा एक बात ये कह सकते हो, एक छोटी सी ये बात आप ये कह सकते हो कि सर जितना स्टेबल ये होगा, जितना स्टेबल ये होगा, जितना स्टेबल ये होगा उतना अच्छा बेस होगा, क्योंकि हम एसिड्स में भी तो ऐसे ही कह रहे थे। अरे भाई एसिड में भी तो यही कह रहे थे कि जितना स्टेबल एसिड, जितना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस उतना अच्छा एसिड, यही कह रहे थे ना, वहां तो ऐसे ही कह रहे थे। तो यहां क्या कर रहे हैं, तो यहां भी यही कह दें, लेकिन भाई वहां जो कॉन्जुगेट बेस बनता था, सुनना सुनना ध्यान से ध्यान से, वहां जो कॉन्जुगेट बेस बनता था उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का कोई तरीका था हमारे पास, था ना, क्योंकि कार्बन आयंस थे, पक्के चार्जेस थे, वो पक्के चार्जेस थे, ये तो फॉर्मल चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी बता पाना बहुत आसान तो है नहीं, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी बता पाना उतना आसान है नहीं, आपने सीखा ही नहीं है इसकी स्टेबिलिटी, फॉर्मल चार्जेस है भाई ये। अब आप अगर ऐसा बोलोगे ना कि N में सर फॉर्मल चार्ज है, तो यहां पर अगर R ग्रुप लगा हुआ है तो फॉर्मल चार्ज कम हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज कम हो जाएगा, तो सर अच्छी बात है ये, ठीक है, कुछ हद तक इस बात के साथ अग्री करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट बट यहां पर जितने बल्की ग्रुप्स लगेंगे एक दिक्कत और आ जाएगी, क्योंकि ये पानी में है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेशन बहुत ज्यादा काम करता है, यू नो सॉल्वेशन, पानी के मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे से इसको सराउंड करेंगे, कितने अच्छे से इसको सराउंड करेंगे। तो जितने अगर R ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आप बोल सकते हो, आप बोलोगे ठीक है सर देखो प्लस चार्ज को कम कर रहे हैं ना ये प्लस आई देकर, लेकिन एट द सेम टाइम सॉल्वेशन का जो फैक्टर है, सॉल्वेशन का जो फैक्टर है वो फैक्टर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा, आपको उस तरह से चलना है, क्योंकि सॉल्वेशन आपको पता होगा ना कि भाई जितने बल्की ग्रुप्स रहेंगे वाटर के लिए इसको सॉल्वेट कर पाना उतना मुश्किल है, वाटर के लिए इसको सॉल्वेट कर पाना उतना मुश्किल है। और ये जो सॉल्वेशन है ये एक थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी, it results in release of energy, it is a thermodynamic parameter। now थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो बेटा आपको क्या करना है, टू डिसाइड two factors are to be considered। दो फैक्टर कंसिडर करो, पहला काइनेटिक फैक्टर, पहला क्या, काइनेटिक फैक्टर। काइनेटिक फैक्टर का मतलब यह है कि ये जो लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, 99% क्वेश्चंस इससे बनेंगे, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, और लिख लेना 99% क्वेश्चंस इससे बनेंगे, काइनेटिक फैक्टर से, काइनेटिक फैक्टर से बनेंगे 99% क्वेश्चन। यहां पे एक बात लिखना कि ठीक है ये तो काइनेटिक फैक्टर बताया सर आपने, क्या मतलब है इसका, ये बताता है कि लोन पेयर कितने इफेक्टिवली अवेलेबल है, यहां पर कितने इफेक्टिवली अवेलेबल है, मतलब लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज मोर इज द लोन पेयर डेंसिटी बेटर इट कैन डोनेट, ओके। तो काइनेटिक फैक्टर क्या बोलता है, लिखो मोर इज द लोन पेयर डेंसिटी, more is the lone pair density, better it can donate electrons, more is the lone pair density, better it can donate electrons।
लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कहां ज्यादा होनी चाहिए सर? अबे नाइट्रोजन एटम पे। कहां पे? लोन पेयर डेंसिटी जितनी ज्यादा है किस पे? ओवर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे जितनी ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी है उतना बेहतर वो बेस होगा। ठीक है, चलो। तो इससे क्या समझ में आता है? देखो, इससे दो तीन चीजें समझ आ रही कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड है नाइट्रोजन से, अटैच्ड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे? अटैच टू नाइट्रोजन, so will increase the basic strength, will increase the basic strength। ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है? ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। मान लो और डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे तो विथड्रॉइंग ग्रुप कम करेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझदार हो आप। दूसरी बात, मान लो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया तो क्या ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है या बुरी बात? बता दो जल्दी, जल्दी बताओ। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया तो क्या वो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है या बुरी बात? जल्दी बोलो। बुरी बात, बिल्कुल ठीक है। तो अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लिखेंगे इफ लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, if lone pair is delocalized, basic strength will decrease, basic strength will decrease। तो पहला फैक्टर ये है काइनेटिक फैक्टर। सेकंड फैक्टर लिखेंगे, सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर लिखेंगे थर्मोडायनेमिक फैक्टर। सेकंड फैक्टर, सेकंड इज थर्मोडायनेमिक फैक्टर। क्या होता है ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर? ये वही है कि आपका जो कॉन्जुगेट एसिड बना है वो सॉल्वेशन से कितना स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, द फॉर्म्ड कॉन्जुगेट एसिड, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड conjugate acid which mostly involves solvation, which mostly involves solvation, जो सॉल्वेशन इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और समटाइम्स क्या हो सकता है, काइनेटिक फैक्टर एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर दे में अपोज ईच अदर, हो सकता है समटाइम्स काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर may oppose each other, then final experimental data will be considered। तब प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोल दिया 99% केसेस आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, 99% केसेस आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं सीधे एग्जाम्पल देना शुरू करता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखेंगे कौन है, कैसा बेस है, कौन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 CH double bond NH and third is CH3 CH2 CH C triple bond N C triple bond N। कौन अच्छा बेस है? तो सीधा सीधा आंसर है इसमें, कौन बेहतर डोनर है? sp3 नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन पुअर डोनर हो गया एंड sp नाइट्रोजन वर्स्ट डोनर हो गया। समझ गए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर सेकंड फैक्टर के लिए आप पीकेबी वैल्यू, हाँ देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे, देंगे, बता देंगे कौन कौन से केस हैं जो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, परेशान मत हो, मुश्किल से एक दो केस है। ठीक है, मुश्किल से एक दो केसेस है, ज्यादा नहीं है, परेशान मत हो। आप काइनेटिक फैक्टर से आंसर करो, आएगा। यहाँ पे देखो बेटर डोनर कौन है, बेटर डोनर कौन है, बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा, ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल करा दूंगा कॉपी में। ठीक है, अगली क्लास भी बेसिक स्ट्रेंथ पे हो सकता है लग जाए, सब कुछ करा देंगे। देखो ध्यान से, दिस तो क्या लग रहा है? ये सबसे बेटर डोनर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अंडरस्टूड? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पुअर इज द डोनेटिंग टेंडेंसी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more electronegativity, poor is donating tendency। Second example, ammonia versus aniline, which is a better base? Ammonia versus aniline, which is a better base? Obviously ammonia, obviously ammonia, okay, because this lone pair will be delocalized। मैं pkb values भी दूंगा सबके, अभी थोड़ा सा मैं बस कंपेयर करवा रहा हूं। अमोनिया बेटर होगा क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन हो गई है, ये डीलोकलाइजेशन हो गई है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा थर्ड क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2 NH NH C2H5 whole twice N C2H5 whole thrice। यहां पे बाजू में लिखा हुआ है मैंने, गैस फेज में कंपैरिजन करना है, गैस फेज में कंपैरिजन। जब लिखा होता है गैस फेज में कंपैरिजन, इसका मतलब है सॉल्वेशन वाला फैक्टर नहीं आएगा। गैस फेज में कंपैरिजन करने का मतलब है सॉल्वेशन वाला फैक्टर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, सॉल्वेशन नॉट कंसिडर्ड। इसका मतलब होता है गैस फेज में कर रहे हैं। ठीक, अब यहां सॉल्वेशन आता है तो थोड़ा सा ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए पहले गैस फेज में बता रहा हूं। क्या लिखोगे बेटा? सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा ये, फिर ये, फिर ये। कोई भी एग्जाम्पल में डाउट होगा तो तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे, कोई भी एग्जाम्पल में डाउट होगा तो। ये समझ आ गया इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमने आंसर किया। अगला क्वेश्चन है, ये है पाइरिडिन, ये है पाइरिडिन, ये है पाइरिडिन, ये है पाइरॉल, और इसी में मैं चलो नाइट्रोजन को sp3 करता हूं। तो तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है,
ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, तो ये अच्छी बात है। ये दोनों लोन पेयर्स लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं ये, दे आर नॉट अंडरगोइंग रेजोनेंस, ओके, दे आर नॉट अंडरगोइंग रेजोनेंस। सो व्हाट, अब क्या होगा? और ये वाला जो लोन पेयर है ये तो पूरी तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये सबसे बुरा होना चाहिए पाइरॉल। समझ आ रही है बात? ये जो पाइरॉल होगा ये सबसे बुरा होना चाहिए, सबसे बुरा पाइरॉल, पाइरॉल सबसे बुरा हो गया। देन इन दोनों में कौन अच्छा? इन दोनों में कौन अच्छा? ये अच्छा, ये अच्छा। sp3 है, sp2 है, तो ऑर्डर समझ आ गया। तीनों में सबसे बढ़िया कौन? ये वाला, फिर ये वाला, और ये फिर सबसे पुअर। 3 4 5 केसेस समझ आ गए। अब आप ये देखिए, सपोज मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगला NH2 NH3 एंड CH3 CONH2, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो अमाइड्स होते हैं ना, ये बहुत पुअर बेस होते हैं। ये अमाइड्स जो होते हैं ये बहुत पुअर बेस होते हैं। यस, दे आर वेरी पुअर बेस, बिकॉज लोन पेयर रेजोनेंस करके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जा रहा है। दे आर वेरी पुअर बेस। इफ आई गिव यू सम पीके डेटाज, सॉरी पीकेबी डेटाज, तो पीकेबी ना इसका रफली एनिलिन का पीकेबी 9-10 के आसपास होता है, ठीक है? उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया बेटा? क्या उल्टा लिखा बता दो। अच्छा, तुमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 9-10 के आसपास इसका पीकेबी होता है बेटा, 9.38 एग्जैक्ट नंबर है। और इसका पीकेबी क्या होगा अमोनिया का? तो अमोनिया वही 4-5 के आसपास होगा कुछ, ठीक है? पीकेबी अमोनिया का 4-5 के आसपास होगा। फॉर्चुनेटली गजब का कोइंसिडेंस है, ये गजब का कोइंसिडेंस है। आपने भी अगर कहीं आयनिक वायनिक के क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया हो कि एसिटिक एसिड का जो Ka होता है सेम वही अमोनिया का Kb होता है ना? सेम वही इसका Kb होता है, कोइंसिडेंस है, बाकी दोनों का ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। और यही बेटा जब मैं अमाइड्स की बात करूं तो इनका पीकेबी बहुत हाई होता है, ठीक है? बहुत हाई होता है, 15-15 के आसपास होता है इनका पीकेबी, 15-15 के आसपास जाता है। तो यू कैन सी बहुत ही खराब बेस होते हैं अमाइड, नॉर्मली अगर आप एसिटामाइड ही लोगे तो सबसे बढ़िया ये है, बट ये इससे भी बढ़िया है और ये इससे भी बढ़िया। मैंने डेटा भी लिख दिया, आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पांच हुए, सिक्स्थ ये SIP पढ़ेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ठीक है? ये क्या होता है? इसको भी लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, इसको भी लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, ठीक है? यहां बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। जैसे कि सपोज करिए, क्यों घट जा रही है?
रीजन समझाता हूं। ये NH2 लगा हुआ है और कभी भी आप यहां पर वैल्यू लगाएंगे, यहां पर कोई ग्रुप लगाएंगे, कोई ग्रुप लगाएंगे ऑर्थो पोजीशन, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। बल्कि ग्रुप यहां पर अगर आप लगाते हैं तो पता है क्या होता है, अगर आप यहां बल्कि ग्रुप लगाएंगे, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, यहां बल्कि ग्रुप लगाने से, सुनो मेरी बात, आप बोलोगे सर मैं यहां पे मिथाइल लगा रहा हूं, क्या दिक्कत है आपको, ये NH2 थोड़े ना मुड़ जाता है, सही बात है, थोड़ा सा ये अनप्रेडिक्टेबल सा लगता है, ठीक है, सुनने में ना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा लगता है, ये एनिलिन है और यहीं पर मैं मिथाइल लगाता हूं, तो एक्सपेक्टेड क्या है, कौन अच्छा बेस होगा बताओ, एक्सपेक्टेड क्या है, आपको एक्सपेक्टेशन तो यही लग रही होगी कि मिथाइल जो है वो तो +I+H लगा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कोई भी चीज +I+H लगाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ना चाहिए, बिकॉज समवट दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स NH2, they are contributing more electrons towards NH2, but again यहां पर ये एक केस है जहां थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी प्ले में आ जाता है, यहां थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी प्ले में आ जाता है, ठीक है। क्या होगा जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये बनेगा NH3+, ये बनेगा NH3+, सो इट कैन बी सॉल्वेटेड टू सम एक्सटेंट, ठीक ठाक सॉल्वेशन हो सकती है, कैन बी सॉल्वेटेड टू सम एक्सटेंट, इसकी सॉल्वेशन हो सकती है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर यही आप इसके आसपास बल्कि बल्कि ग्रुप्स लगा दो यहां यहां, तो सॉल्वेशन का इफेक्ट उतने अच्छे से नहीं कैरी आउट हो पाएगा, ठीक है। जैसे आप इसका सॉल्वेशन करने को अगर सोचेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स इनफ सॉल्वेशन नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से ये जब यहां मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा, सो सॉल्वेशन इफेक्ट इतना बुरा हो जा रहा है यहां पर कि उससे नेट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जा रही है, ये केस आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि सॉल्वेशन सॉल्वेशन कैसे होता है, ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे HOH डेल्टा माइनस, ये अप्रोच करेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स इस बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्सन फेस करेंगे, इस बल्की ग्रुप की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स आने में स्टेरिक रिपल्सन फेस करेंगे, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। इसलिए नाम क्या दिया हुआ, स्टेरिक इनिबिशन टू प्रोटोनेशन, प्रोटोनेट होने में इसे दिक्कत है, अगर ये प्रोटोनेट हुआ तो फिर सॉल्वेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, नॉट प्रॉपर सॉल्वेशन, नॉट प्रॉपर सॉल्वेशन, hence this will be thermodynamically not stabilized, not proper solvation, hence not a good base, ये उतना अच्छा बेस नहीं होगा, गॉट इट, ये उतना अच्छा बेस नहीं होगा, ये लिख लीजिए। तो चलो थोड़े कंपैरिजन करते हैं, एनिलिन्स की ना थोड़े कंपैरिजन करते हैं, ये समझ में आ गया। कोई भी ग्रुप इधर लगी हुई है तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगी, नाइट्रो भी लगा हुआ है, वो भी कोई भी बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, जो SIR दिखाते थे वो सब ग्रुप्स की बात हो रही है। चलो कुछ ऑर्डर लिखोगे अब, चलो करके बताना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, थोड़ा इससे आइडिया बढ़ेगा आपको, थोड़ा आइडिया आएगा, अभी डेटा नहीं दे रहे हैं इसमें, बस फटाफट क्वेश्चंस करना। कितने एग्जाम्पल कराए अभी तक, 5 कराए थे क्या, इन दोनों में कौन बेहतर, ये बेहतर, 6 क्वेश्चन हुए थे। 7th क्वेश्चन, NH2 एनिलिन, नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रो लगा हुआ है,
ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे और एनिलिन है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। 8th CCl3 लगा हुआ है, CCl3 लगा हुआ है, सेम ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे और एनिलिन है, चारों का कंपैरिजन करना है। 9th क्वेश्चन Cl लगा हुआ है, Cl NH2Cl, Cl कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, एनिलिन, ये हो गया। 10th क्वेश्चन मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये करें जल्दी, फिर कंपेयर करेंगे हम। मिथाइल लगा हुआ है, सेम ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये मिथाइल लगा हुआ है। एंड देन OMe लगा हुआ है, OMe 11th क्वेश्चन, एनिलिन, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, चलो मैं यहां फाइनल आंसर्स लिखूंगा, आप कंपैरिजन करो। मैं इधर फाइनल आंसर्स लिखूंगा। हो गए, डिस्कस करें। चलिए, पहले वाले में बेटा नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो तो कहीं भी लग जाए बुरा है, समझ आ रहा है? ध्यान से सुनना सभी केसेस। चलो 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो, जल्दी करो, 1 मिनट और ले लो, जल्दी करो, फिर आंसर बताऊंगा फटाफट।
ओके चलिए, सबसे पहले वाले में क्या आपको समझ आ रहा है? एनिलिन सबसे बढ़िया है। एनिलिन सबसे बढ़िया है क्योंकि नाइट्रो तो कहीं भी लगा दो बुरा ही है, और सबसे बुरा तब है जब वो ऑर्थो पे लगा हुआ है। सबसे बुरा तब है जब वो ऑर्थो पे लगा हुआ है, क्योंकि वो ऑर्थो इफेक्ट भी लगाएगा। देखो ऑर्थो इफेक्ट यहां दूसरा मीनिंग है, SIP है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट एक पॉजिटिव वे में बोला जा रहा था, लेकिन यहां ऑर्थो इफेक्ट एक बुरा इफेक्ट देता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। सो एनिलिन सबसे बढ़िया, फिर मेटा है, फिर पैरा है, और फिर ऑर्थो है। मेटा इसलिए अच्छा क्योंकि -R नहीं लग रहा होगा, यहां पे -R भी लग रहा, -I भी लग रहा, यहां -R भी लग रहा, -I भी लग रहा, और ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा। यहां सिर्फ -I लग रहा। बात समझ आ गई होगी। दूसरा CCl3 लगा हुआ है। CCl3 में क्या ऑर्डर आएगा बताइएगा? CCl3 में सबसे बढ़िया कौन? अरे भाई करेगा तो खींचेगा ही है, खींचेगा ही ये एनिलिन होगा। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एनिलिन हुआ, इसके बाद का ऑर्डर बताओ मुझे। चलो इसके बाद का ऑर्डर बताओ, इसके बाद कौन होगा? इसके बाद कौन होगा ये बताओ? इसके बाद कौन होगा? पैरा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया है, जो GOC पढ़ाई है, मैंने -H में आपको सिर्फ CF3 बताया है। -H में, सॉरी, क्या क्या बताया है? CF3 भी बताया है शायद, और CCl3 भी बताया है। दोनों चीजें बताइए। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट डोमिनेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अगेन ये तो है तो हैलोजेंस, ये है तो हैलोजेंस, है ना। अब ये हैलोजेंस है तो बेटा हैलोजेंस के लिए आप यहां भी इंडक्टिव को डोमिनेंट मानिए और उस हिसाब से आंसर करिए, ठीक है। तो पैरा सबसे बढ़िया, फिर मेटा, एंड फिर ऑर्थो तो सबसे घटिया होना ही है। इंडक्टिव इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, लिखिएगा, इंडक्टिव इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। हैलोजेंस के लिए, CCl3 के लिए इंडक्टिव को डोमिनेंट मानेंगे। सेम विथ Cl, यहां भी यही सेम ऑर्डर आएगा, एनिलिन, फिर पैरा, फिर मेटा, एंड फिर ऑर्थो। ये हो गया। CH3 लगा हुआ है, CH3 सबसे बढ़िया कौन? सबसे बढ़िया कौन? सबसे बढ़िया कौन? चलो इसका ऑर्डर बताओ जल्दी। CH3 लगा हुआ है, सबसे बढ़िया कौन? पैरा, बिल्कुल सबसे बढ़िया पैरा। फिर पैरा के बाद, पैरा के बाद, पैरा के बाद मेटा, 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 ध्यान रखना। ऑर्थो पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा ना, ऑर्थो पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। फिर बीच में आएगा एनिलिन, सबसे बुरा हो जाएगा ऑर्थो, सबसे बुरा हो जाएगा ऑर्थो। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11th, OCH3। अरे OCH3 क्या होगा बताओ? OCH3, सुनना ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे बढ़िया पैरा, उसके बाद एनिलिन, उसके बाद ऑर्थो और मेटा में क्या आएगा? पैरा सबसे बढ़िया होना चाहिए, पैरा सबसे बढ़िया होना चाहिए, पैरा पैरा पैरा, ठीक है सही है, क्योंकि पैरा में लगेगा क्या क्या इफेक्ट, कहीं भी कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, +M+R लगेगा, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। अब एनिलिन है, OCH3 ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, लगाता है लेकिन उस एक्सटेंट का नहीं लगा पाता, ठीक है, उस एक्सटेंट का नहीं लगा पाता।
तो ऑर्थो बेहतर होता है मेटा से, क्योंकि मेटा में तो खींचने वाला इफेक्ट आ गया ना, मेटा में खींचने वाला इफेक्ट आ गया। लेकिन यहां भी अगर आपसे यह पूछा जाए एनिलिन और ऑर्थो में कौन बेहतर, तो एनिलिन बेहतर है। ध्यान रखना, एनिलिन और ऑर्थो में कौन बेहतर, एनिलिन बेहतर है, क्योंकि यहां भी एसआईपी वर्क कर रहा है। अगर ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, एसआईपी वर्क कर रहा है। मेटा तो खैर बुरा इसलिए हो जा रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट लगने लग रहा है उसमें, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो में चलो प्लस आर तो लग रहा है, प्लस आर तो लग रहा है ना, ठीक है। यस, वेरी गुड, करेक्ट ऑर्डर बताया आप लोगों ने। तो ये थोड़े ऑर्डर्स हैं भाई, थोड़े बहुत याद रखना ये ऑर्डर्स। कुछ और केसेस देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का यही है कि हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस के लिए माइनस आई डोमिनेटिंग है। तो अगर बेटा माइनस आई डोमिनेटिंग है, इसका मतलब पैरा पे माइनस आई सबसे कम लग रहा है, मेटा पे माइनस आई उससे कम लग रहा है, मतलब मेटा पे माइनस आई थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ऑर्थो पे माइनस आई और ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ऑर्थो पे माइनस आई और ज्यादा लग रहा है, और ऑर्थो में तो खैर ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो ऑर्थो तो इसलिए भी बुरा है। अब आप पूछ रहे हैं कि CCl3 का माइनस एच क्यों नहीं डोमिनेंट होता, अगेन वही रीजन है, जैसे इसका प्लस आर डोमिनेंट नहीं होता है, माइनस आई डोमिनेंट होता है, इसी तरह से माइनस एच भी डोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि माइनस एच के लिए भी जैसे प्लस आर के लिए ओवरलैपिंग चाहिए ना कार्बन और क्लोरीन के ऑर्बिटल्स की, वैसी ओवरलैपिंग चाहिए होती है, वैसी ओवरलैपिंग चाहिए होती है, नॉट फेवरेबल ओवरलैपिंग। तो डोमिनेंट तो उसके लिए वही होता है। फिर आप पूछ रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। 11 में ये जो हमारा OCH3 है इनफ SIP कर लेता है, इनफ SIP कर लेता है, पैरा सबसे बढ़िया होगा। देखो पैरा में क्या इफेक्ट लग रहा है इसमें, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, नहीं समझ आएगा तो बताना। पैरा में क्या इफेक्ट लग रहा होगा, मैं हमेशा से बोला हूं कि OCH3 आपको थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि ये SIR लगाता है बट नॉट सो गुड इनफ, तो कहीं कहीं पे काम आता है, कहीं कहीं पे नहीं आता। अब आप देखो यहां इसका पैरा जो है सबसे बढ़िया क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, कोई डाउट नहीं। अब ऑर्थो में क्या हो रहा है, प्लस आर तो लग रहा है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट लग जा रहा है, ठीक है। ऑर्थो पे क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग जा रहा है, और उस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये बुरा हो जा रहा है इसके कंपैरिजन में। लेकिन मेटा वाले से स्टिल अच्छा है, देखो मेटा वाले से स्टिल वो अच्छा है, क्योंकि मेटा पे तो OCH3 माइनस आई लगाता है, इफेक्ट ही बदल जाता है OCH3 का, याद है ना। मेटा पे तो वो माइनस आई लगाता है, इफेक्ट ही बदल जाता है उसका, जी हाँ इसका इफेक्ट ही बदल जाता है, इस वजह से ये ऑर्डर आया है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11th। OH लगा के देखें एक बार, OH लगा के देखते हैं, OH, OH, OH।
अभी जो मैं डेटा दूंगा ना, एक बात सुन लो, थोड़ा सा एक सेकंड सुन लो, ये बात नहीं तो नहीं समझ आएगी। अभी ये जो मैं डेटा दूंगा आपको यहाँ पे, तो मैं आपको डेटा दूंगा पीकेए वैल्यू का, पीकेए वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आप समझिएगा बात। मैं अभी जो डेटा दूंगा वो दूंगा पीके वैल्यू ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। मतलब जैसे आपके पास ये अमीन है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है RNH3+, तो मैं इसका पीके दूंगा आपको। तो बेटा अगर ये पीके हाई हुआ तो इसका क्या मतलब है, ये जो मैं पीके लिखूंगा अभी आपको, इसके पीके लिखूंगा तो एक्चुअली इसके कॉन्जुगेट एसिड का पीके दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो बताओ अगर इसका पीके हाई हुआ तो इसका मतलब ये अच्छा एसिड नहीं है, पीके हाई होने का मतलब ये पुअर एसिड है। और बेटा अगर ये पुअर एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्या ये लॉजिक दिमाग में घुसा? मैं अगर इसका पीके वैल्यू बताऊं और अगर ये हाई है मतलब ये पुअर एसिड, पीके हाई मतलब पुअर एसिड, और अगर ये एसिड पुअर है तो इसका बेस क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो यहां पे हम यहां पे नोट करके लिखेंगे, हाइयर दी pKa value of conjugate acids of given base, better is the basic strength of the base, better is basic strength of base। चलिए, तो ये बेटा लिखा हुआ है। इस बार हम NH2 ऑर्थो पैरा मेटा इनकी वैल्यूज आपको बताएंगे। तो चलिए देखें, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूं। आप ऑर्डर बताइए मुझे क्या होना चाहिए, अपने बुद्धि के अनुसार आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। NH2OH, then NH2OH, then NH2OH, and then aniline, then aniline। एनिलिन का पीके लिख रहा हूं मैं 4.62, 4.62। सबसे अच्छा ऑर्थो है, अच्छा सबसे अच्छा कौन है बेटा? अरे बेटा देखो, यहां भी प्लस आर लगेगा लेकिन माइनस आई भी लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा। यहां प्लस आर लग रहा है और पुअर माइनस आई है। अब बताओ ना कौन अच्छा है? पुअर माइनस आई है, देखो ऑर्थो पैरा मेटा क्यों बोल रहे हो यार, ये पुअर माइनस आई नहीं है, सोचो ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई है, पास में है लोन पेयर के। तो सबसे अच्छा कौन होना चाहिए? पैरा नहीं होना चाहिए? पैरा की वैल्यू 5.30 है, पीके 5.30, ऑर्थो वाले की 4.72। जो बड़ा पीके है उस वो अच्छा बेस है ना, समझो बात को, उल्टा है। और यहां पे ये है 4.17, ये पीके वैल्यूज देख लो, ये सबसे पुअर हो गया बिकॉज यहां सिर्फ माइनस आई लग रहा होगा। क्या आपको ये ऑर्डर समझ में आया? क्या आपको ये ऑर्डर समझ में आया? बताइए बताइए, समझ में आया क्या? अरे एच बॉन्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, एच बॉन्डिंग से बुरा ही होगा, और क्या बुरा ही होगा एच बॉन्डिंग से, क्योंकि लोन पेयर एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो अच्छा तो होना नहीं है। तो ऑर्डर को इफेक्ट थोड़ी ना कर रहा है वो, ऑर्डर को इफेक्ट थोड़ी ना कर रहा है, ठीक तो आइए। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर हमें ना इसका पीके क्यों लिख के दे रहे हो, हमको इसका पीके भी बताओ ना, क्या पीके पीकेबी के बीच में रिलेशन पता है?
अगर तुम्हें इसका पीकेए पता है तो क्या तुम इसका पीकेबी बता सकते हो? अगर इसका पीके पता है, मैंने बता दिया पीके पता है, तो क्या तुम इसका पीकेबी बता सकते हो? क्या ये आपको पता है कैसे किया जाता है? क्या इतनी आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी है? जल्दी से बताओ कैसे किया जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, दोनों का सम 14 होता है। दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम। लाइक इसका पीके 4.62 है, तो इसका पीके भी कितना होगा? इसका पीके भी कितना होगा? कुछ 9.38 आ रहा है क्या? 9.38 समझ आ गई बात? यस यस। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये डेटाज आपको मैंने दिए। आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां कंपैरिजन करना, यहां कंपैरिजन करना अगला। लुक एट दिस, यहां क्या होगा बताओ? दिस इज NH2, दिस इज मिथाइल मिथाइल, NH2 1 मिथाइल, and N मिथाइल 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 मिथाइल। चलो बताओ। हाँ वही बात है, यहां बताओ। सबसे अच्छा कौन बेटा? 1 2 3, सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा कौन तीनों में? सबसे अच्छा 2, फिर 3, फिर 1। अच्छा, बस इतना बताओ मुझे, सबसे अच्छा कौन? चलो बताओ सर, जल्दी बताओ। सबसे अच्छा कौन इसमें इसमें इसमें? सबसे अच्छा कौन? यस, थर्ड वन विल बी द बेस्ट वन, बिकॉज आप देखें सब कुछ, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहां तो दो दो तरफ से SIP होगा, दो दो ऑर्थो पे लगे हुए हैं, तो और ज्यादा सॉल्वेशन में दिक्कतें आएंगी, सॉल्वेशन में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। दो तरफ मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, नॉट अ गुड थिंग। यहां थोड़ी कम दिक्कत आएगी, बट स्टिल दिक्कत तो आएगी। लेकिन यहां इतने मिथाइल लगे होने से फायदा ये है कि जब ऐसा होता है कि N पे भी दो मिथाइल लगे हो, तो ये ग्रुप मुड़ जाएगा। ये ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए? और ऐसा हो जाने से इसका लोन पेयर जो है ना, अब रेजोनेंस में नहीं आएगा, जो कि अच्छी बात है। अरे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके, यस। तो यहां पर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, सो लोकलाइज्ड लोन पेयर होने की वजह से
दिस इज द बेस्ट वन, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. सो इट इज लाइक दिस, ये ऑर्डर होना चाहिए. क्लियर? ठीक है, तो आज ना इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपको आगे कराएंगे. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी फिनिशिंग दिस एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ. लेक्चर 12 होगा हमारा वो. एंड देन उसके बाद एक लेक्चर और करेंगे, लेक्चर 13. उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये सब छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, वो कर लेंगे. और कुछ, ठीक है. और 13 लेक्चर्स में हमारा जीओसी खत्म हो जाएगा. दैट इज आज 14th है, 15th 16th तक हमारा जीओसी खत्म हो जाएगा. और अक्टूबर में हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी खत्म हो जाएगा. ओआरएम, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी हमारा खत्म हो जाएगा अक्टूबर मंथ में. ठीक है, आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं. आपको बहुत हद तक अब समझ आ गया होगा इतने सारे एग्जांपल्स के बाद कि किस किस तरह से किया जाता है इसको प्रेडिक्ट. क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे आपसे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.